सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर AHDP सेकेंड सेमेस्टर मेडिसिन में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पक्षियों के विशेष रोग, पोल्ट्री डिजीज़। पोल्ट्री डिजीज़ में सबसे पहले जो डिजीज़ है, बीमारी है, वो है रानीखेत डिजीज़। रानीखेत डिजीज़, इस रोग को निम्न नामों से भी जाना जाता है: न्यू कैस्टल डिजीज़, एवियन न्यूमोएन्सेफलाइटिस। अभी आप देखो, इसमें अगर निशान लगाना चाहो, निमो से मतलब है इसमें निमोनिया होता है, और एनसेफलाइटिस का मतलब है इसके ब्रेन में सूजन आती है, दिमाग की सूजन की बीमारी है ये। तो ये दो लक्षण इसमें आएंगे। तो अब निमोनिया में क्या लक्षण होंगे वो तो हमें पता है, सांस से संबंधित। और एनसेफलाइटिस, ब्रेन से अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर यानी कि लकवा, पैरालिसिस टाइप कहीं ना कहीं आएगा। तो ये इसका हिंट है। इसको एवियन पेस्ट कहते हैं, जैसे रिंडर पेस्ट था। एवियन डिस्टेम्पर कहते हैं, और डोलेस डिजीज़, डोले डिजीज़, तो इन नामों से इसको पुकारा जाता है। यह मुर्गियों में पाया जाने वाला मुख्य संक्रामक वायरल डिजीज़ है, विषाणु जनित रोग है। इस रोग में श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र दोनों प्रभावित होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। इसलिए इसमें मुख्य रूप से दोनों तंत्रों में लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो ग्रसित कुक्कुटों में जो बीमारी जिनमें आ गई है, उनमें मुंह खोलकर सांस लेना पहला जो उसका लक्षण है, जिसको गैस्पिंग कहते हैं। मुंह खोल करके सांस लेना, यानी कि इजी नहीं है, डिस्पनिया। बुखार उसको होगा, ज्वर, हाँफना क्योंकि निमोनिया की शिकायत है, खांसी आएगी, छींक बार बार आना, और इसके साथ साथ सफ़ेद दस्त यानी कि चौकी डायरिया, चौक टाइप, चौक देखा है हमने, चौकी डायरिया, लड़खड़ाकर चलना, वही इनकोऑर्डिनेशन ड्यू टू एन्सेफलाइटिस, ब्रेन की सूजन के कारण। पक्षी, इसको अंडरलाइन कर लेना, पक्षी गर्दन घुमाकर आसमान की तरफ देखता है, इसको कहते हैं टॉर्टिकोलिस। यूं गर्दन का ऊपर की तरफ खींचते जाना, यूं खींचते जाना बैक साइड में, ये टॉर्टिकोलिस कंडीशन कहलाती है। अथवा नीचे मोड़कर पैरों, दोनों पैरों के बीच में, दोनों पैरों के, दोनों टांगों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में अपने यूं गर्दन को यूं नीचे यूं ले आना, बीच में रखना, तथा पंखों का पक्षाघात, पैरालिसिस, अतः पंख नीचे की तरफ झुक जाते हैं क्योंकि पैरालिसिस। इटियोलॉजी, कारण, यह रोग पोल्ट्री में RNA पैरोमिक्सो ग्रुप 1 विषाणु से होता है। RNA पैरोमिक्सो ग्रुप 1 से। इस रोग का इनक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन। अब इसमें दो तरह के लक्षण जो अब मैंने शुरू में बताए। तो पहला तो है कि श्वसन तंत्र के लक्षण, पक्षी को चोंच व नाक द्वारा लंबा रस्सीनुमा म्यूकस गिरता है, यानी कि चोंच से या नाक से यानी कि लंबी जो है ना, कतार टाइप लार बनेगी उसकी, जो म्यूकस गिरेगा वो इस तरह से आएगा, और पक्षी जो है वो मुंह खोलकर सांस लेगा। पहले ही हमने गैस्पिंग पढ़ लिया है। और बार बार खांसता है तथा म्यूकस को सिर को हिलाकर बाहर निकालता है, जैसे क्योंकि नाक में जो है वो म्यूकस फंसा हुआ है, तो वो यूं इस तरह से फड़फड़ाएगा सिर को, ताकि वो नाक जो उसमें नाक में से वो म्यूकस निकल जाए, ताकि उसको सांस थोड़ा आराम से आने लग जाए, या उसको निगल जाता है अथवा उसको निगल जाता है। पक्षी बार बार छींकता है। अब है इसके तंत्रिका तंत्र के लक्षण। इसमें आप जो हमने देखा अभी, दो तरह के लक्षण हैं, एनसेफलाइटिस के भी आएंगे। पक्षी आगे पीछे अथवा गोल चक्र में घूमता है। दोनों पंखों का पक्षाघात हो जाने के कारण पंख नीचे झुक जाते हैं। पक्षी अपनी गर्दन आसमान की तरफ देखता है, मोड़ कर रखता है, अथवा नीचे दोनों पैरों के बीच में, तो ऊपर की तरफ देखना, टॉर्टिकोलिस, और पैरों से लड़खड़ा के चलता है, स्टैगरिंग गेट।
दस्त सफ़ेद होंगे, चौक टाइप। आंखों पर सोजन, अंडों का उत्पादन कम, अंडों पर कोमल आवरण, सॉफ्ट शेल्ड नहीं आता। कलंगी और गल कंबल वार्ड्स बैंगनी रंग के हो जाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण है सिम्टम, अंडरलाइन इसको कर लें। ट्रीटमेंट कोई उपचार नहीं है, केवल बचाव है। अब बचाव के लिए प्रिवेंशन में हमें कंट्रोल कैसे करते हैं? नए पक्षियों के लाने से पहले अपने कुक्कुटशाला को, ये ज़रूरी है, 5 से 10% फॉर्मेलिन से स्प्रे करें, 1% लाइसॉल से कुक्कुटशाला को धोएं, 20 ग्राम पोटेशियम परमंगनेट और 40 ml फॉर्मेलिन प्रत्येक 100 क्यूबिक फीट के लिए डालकर धूमित यानी कि फ्यूमिगेशन, धुआं देवें उसका, जला करके ना इन चीज़ों को, दोनों को धुआं करें उसमें पूरी की पूरी कुक्कुटशाला में। पक्षीशाला को 24 घंटे के लिए एक बार जो है वो ये फ्यूमिगेशन के बाद में बंद कर दें। सभी बर्तनों को वॉशिंग सोडा से धोएं। कुक्कुटशाला का पूर्व का मैन्योर, बींठें, लिटर जो बिछावन है, डस्ट अगर कोई है वहाँ, फीदर्स जो उनके पंख है आदि को हटाकर 5 से 10% फॉर्मेलिन से स्प्रे कर देंगे। चूहों का प्रवेश रोकें। फर्श को सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा 11 से 12 ग्राम पर लीटर पानी में अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट वॉशिंग सोडा 50 से 60 ग्राम पर लीटर पानी में घोलकर उसको धोएं। टीकाकरण इसमें है लासोटा F1 स्ट्रेन। लासोटा F1 स्ट्रेन खुराक डोज 4 से 10 दिन की उम्र 1 दिन के चूजे के भी कर सकते हैं। तो 1 दिन का चूजा जब लाते हैं तो इसको 100% वैक्सीन करके ही लाते हैं। आपने देखा होगा 1 दिन के चूजे में भी ये वैक्सीन करते हैं। तो नाक व आंख में 1-1 बूंद डालते हैं इसकी, लासोटा F1 स्ट्रेन की। 4 से 5 सप्ताह की उम्र पर उपरोक्त द्वारा अथवा पीने के पानी में बूस्टर डोज के रूप में फिर दोबारा देते हैं इसको। 15 से 16 सप्ताह की उम्र पर सेकंड बूस्टर डोज पीने के पानी में इसकी देते हैं। तो ये है लासोटा F1, इम्पोर्टेंट है। दूसरा है मुक्तेश्वर स्ट्रेन R2B वैक्सीन। यह टीका 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देकर किया जाता है। दोबारा बूस्टर डोज 16 से 18 सप्ताह पर करनी होती है। न्यूकास्टल डिजीज़ किल्ड वैक्सीन, मैंने आपको उसमें वैक्सीनेशन में बताया था। एक तो किल्ड वैक्सीन होती है जिसमें मारे हुए बैक्टीरिया हैं, एक जो है वो एटीन्यूएटेड होती है जिसमें हम उसकी पोटेंसी को कम कर देते हैं, उसकी जो कार्यक्षमता है उसको कम कर देते हैं, और एक होते हैं जो लाइव होते हैं, लाइव वैक्सीन होती है। तो ये 3 तरह की मैंने आपको पहले उसमें पढ़ाई है। तो इसमें ये जो है डेड है, न्यूकास्टल डिजीज़ किल्ड वैक्सीन, यह लेयर व ब्रॉयलर में, लेयर जो अंडे देने वाली, ब्रॉयलर मांस के लिए रखने के लिए 16 से 20 सप्ताह पर 0.5 से 0.5 ml इसको सब कट जो है डोज को लगा देते हैं। प्रिवेंशन कंट्रोल, सभी उपकरण निष्कर्मित ही काम में लें। समय समय पर डे ओल्ड में टीकाकरण समय पर करें। वैक्सीन की बोतल लगाते समय उसको ज़रूर हिलाएं, शेक कर लें काम में लेने से पहले। तो ये है एक रानीखेत डिजीज़ पोल्ट्री में। अब है दूसरी डिजीज़, इसका नाम है मोरेक्स डिजीज़। मर्क्स डिजीज़, वैसे तो इसको मर्क्स डिजीज़ के नाम से बोलते हैं, मर्क्स डिजीज़, लेकिन इसने मोरेक्स डिजीज़ लिखा है, लेकिन ये मर्क्स डिजीज़ के नाम से ज़्यादा बोलते हैं। इस रोग को ल्यूकोसिस, नेचुरल ल्यूकोसिस, नेचुरल लिम्फोमेटोसिस, रेंज पैरालाइसिस, स्किन ल्यूकोसिस आदि नामों से भी जाना जाता है। यह मुर्गियों में पाया जाने वाला भयंकर संक्रामक रोग है। हर्पीस बी ग्रुप वायरस से ही होता है। कारण इसका हर्पीस बी विषाणु या कोशिका के अंदर रहता है। कैसे फैलाव लेता है ट्रांसमिशन? सीधे संपर्क में, रोगी पशु के संपर्क आए खाद्य पदार्थ, पानी आदि से। रोगग्रस्त मुर्गियों के अंडों द्वारा भी ये होता है। श्वास द्वारा, इनहेलेशन,
उसके बाद में मल द्वारा, ड्रॉपिंग आदि द्वारा। इसके सिम्टम जो हैं, 6 से 10 सप्ताह की मुर्गियों में इस रोग से तुरंत मृत्यु हो जाती है। इस रोग में पक्षी चलकर अपने आहार व पानी पीने के बर्तन तक नहीं चल सकता। पैरों व पंखों का पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस। पैर व पंख एक तरफ खिंच जाते हैं, यानी कि स्प्लिट लेग, जैसे स्प्लिट टेंडन मैंने आपको पढ़ाया था, सेम स्प्लिट लेग, एक साइड में खिसक जाना पैर का, टांग का और फीदर्स का। और हरे, उसमें सफ़ेद चौकी थे, इसमें हरे और सफ़ेद, हरे सफ़ेद दस्त। आंतरिक अंगों पर छोटे छोटे गोलाकार नोड्यूल का निर्माण हो जाता है। त्वचा पर झुर्रियाँ पड़कर पक्षी की मृत्यु हो जाती है। ट्रीटमेंट, इसकी कोई औषधि नहीं है, केवल रोकथामी उपचार है। कंट्रोल के लिए ये है जो इसमें आपका वैक्सीन ही इम्पोर्टेंट है। रानीखेत डिजीज़ और मर्क्स डिजीज़ में वैक्सीन आप जरूर, जैसे उसमें 3 तरह की वैक्सीन थी, लसोटा, मुक्तेश्वर और न्यू कास्टल डिजीज़ किल्ड वैक्सीन, तो ये तीनों आप याद रखें और इसकी डोज याद रखें। और इसमें भी मर्क्स डिजीज़ वैक्सीन सेल एसोसिएटेड लिविंग है, HVT-FC126 नाम से है। खुराक डोज 0.2 ml सबकट एट बैक ऑफ दी नेक, नेक के गर्दन के बैक पे सबकट लगाते हैं। दूसरी है मर्क्स डिजीज वैक्सीन सेल असॉर्टेड लिविंग लाइव है, SB1 स्ट्रेन 0.2 ml सबकट एट बैक ऑफ नेक, ये भी गर्दन के बैक साइड में। मर्क्स DV फ्रीज ड्राइड सुखाई हुई, फ्रीज की हुई ड्राइड FC126 स्ट्रेन खुराक डोज 0.2 ml सबकट एट बैक ऑफ नेक। और शेष जो है इसने बताया कि जो सावधानियां रखनी है वो प्रिवेंशन वही सेम है जैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पिछले रानीखेत डिजीज़ में बताया गया। सभी उपकरण संरक्षित करने हैं, ये टीकाकरण टाइम पे करना है और वैक्सीन की बोतल को हिला के काम में लेना है। तो आज ये 2 डिजीज़ हम रानीखेत और मर्क्स डिजीज़ के बारे में पढ़ा, तो इनको आप इम्पॉर्टेंट हैं दोनों डिजीज़, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ें और इसको याद करें वैक्सीन को। थैंक यू।